आज तक कई बार हमने सुना है कि हमें हमारे पुराने कर्मों का फल मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, पुराने कर्मों का फल ही मिल रहा है। अगर हमने पुराने जन्मों में कुछ बुरे कर्म किए थे, चाहे वो किसी भी कारण से किए थे, तो उसका फल हमें आज भोगना ही होगा। बुरे कर्म का फल बुरे के रूप में जो हम आज भोग रहे हैं, और अच्छे कर्म का फल अच्छे के रूप में वो भी हम आज ही भोग रहे हैं। जो हम आज कर रहे हैं वो हम अपने आने वाले जन्मों के लिए उसकी नींव रख रहे हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो हमने पहले किया है, आज हम उसी के बलबूते पे अपना आज का जीवन जी रहे हैं। देखिए, ये कर्म सिद्धांत जो है ये सिर्फ मनुष्यों पे एप्लीकेबल नहीं है, ये तो भगवान ने अपने ऊपर भी एप्लीकेबल करके दिखाया है। हम सभी जानते हैं, जब भगवान श्री राम ने महाराज बाली के ऊपर तीर चलाया था, वो भी छुपकर चलाया था, तो उसी का कर्म फल उन्होंने द्वापर युग में अपने ऊपर झेला था। जब उनके ऊपर एक साधारण सा शिकारी हिरन समझकर तीर चला देता है और वो तीर उनके पांव में लगना ही उनकी देह छोड़ने का कारण बनता है। ये लीला भगवान श्री कृष्ण ने खुद रची थी, ये बताने के लिए कि कर्म का सिद्धांत न केवल मनुष्यों पर एप्लीकेबल है, बल्कि भगवान भी उससे अछूते नहीं रह सकते। आज इसी कर्म सिद्धांत के बेस के ऊपर मैं आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि कर्म सिद्धांत कितना ज्यादा एप्लीकेबल होता है, कहां से कहानी शुरू होती है और उसका परिणाम कहां तक पहुंच सकता है। ये सब जान पाएंगे आप आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक महिला आती हैं जिनका नाम सुहानी था। जी हाँ, सुहानी तकरीबन 35 साल की हो चुकी थी। उनका कहना यह था कि आज तक उनके कई सारे रिश्ते आए। बहुत बार ऐसा हुआ कि रिश्ता बस परवान ही चढ़ने वाला था, यानी कि फिक्स ही होने वाला था। न जाने कहां से कोई अड़चन आती है और रिश्ता वहीं के वहीं रुक जाता है। वो बात आगे बढ़ ही नहीं पाती, इसीलिए वो आज तक शादीशुदा नहीं हो पाई थी। वो जानना चाहती थी कि इतना डिले क्यों हुआ। उनके माता पिता तकरीबन उनकी 25 साल की उम्र से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शादी हो जाए। वो मांगलिक भी नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है, कभी इस तरफ से तो कभी उस तरफ से। कभी कोई गुण नहीं मिलते तो कभी कुछ और हो जाता है, और कुछ ना कुछ अड़चन न जाने कहां से आ जाती है और उनका रिश्ता फाइनल हो ही नहीं पाता। तो इसी सब का कारण जानने के लिए वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहती थी। तो जब भी हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन आता है तो सबसे पहले उनको तैयारी करने के लिए कहा जाता है। वो तैयारी इसलिए की जाती है ताकि उनके अंदर जो भी दुख, तकलीफ, परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर कोई भी किसी के प्रति कोई द्वेष है, वो भावना रिलीज हो सके, वो अपने आप को रिलैक्स मोड में ला सकें, और जब वो रिलैक्स मोड में लेकर आए तभी वो सेशन में आगे बढ़ पाएंगे। हमारी कोशिश यही होती है कि हम जिसका भी सेशन करें वन गो में कंप्लीट कर सकें। तो जब उनको तैयारी के लिए कहा गया तो उन्होंने तैयारी की और बहुत अच्छे से तैयारी की। उस तैयारी के बाद जब वो वापस आती हैं तो अब उनका सेशन किया जाता है। उनका जब सेशन किया जाता है तो फिर सवाल वही होता है कि आज तक उनकी शादी क्यों नहीं हो पाई। जब वो अपनी पास्ट लाइफ में जाती हैं, जी हाँ, जब वो अपनी पास्ट लाइफ में जाती हैं तो वो अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखती हैं, अपने आप को एक वॉरियर के रूप में देखती हैं, अपने आप को एक राजा के रूप में देखती हैं कि वो राजा जद्दोजहद कर रहा है ताकि वो अपनी जमीन वापस पा सके, अपने राज्य को वापस पा सके, उसकी जो जमीन वो खो चुका था उस जमीन को वापस पा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी की शक्ल देखते हैं, जब किसी का चेहरा देखते हैं, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखने वाला इंसान किस एरिया का हो सकता है। वो नॉर्थ इंडियन हो सकता है, साउथ इंडियन हो सकता है, या फिर ईस्ट इंडिया से हो सकता है। तो उन्हें ऐसा दिख रहा था, ऐसे लोग दिख रहे थे जो पहले उन्होंने कहा कि शायद ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ईस्ट इंडिया से हैं, या फिर हो सकता है कि चाइना या फिर तिब्बत से हैं। पर फिर बाद में उनको मालूम पड़ा कि जिस जगह पे वो अपने आप को देख रही थी, जिस राजा के रूप में देख रही थी, वो ईस्ट इंडिया का पार्ट था। वो हमारे ही देश भारत देश के ईस्ट इंडिया का पार्ट था। उन्होंने अपने आप को जिस समय में देखा, ये सब जद्दोजहद करते हुए देखा, वो समय था सन 1825 और 26 के बीच का।
उन्होंने अपने आप को तकरीबन 35 से 40 की एज में देखा। उन्होंने आगे ये बताया कि वो एक राजा हैं जो अपनी जमीन खो चुके हैं। आगे जब हम उनको नेविगेट करते हैं तो वो बताते हैं तकरीबन पिछले 3-4 साल से वो अपनी जमीन को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो लड़ाइयों में इन्वॉल्व थे। जब मैंने उनसे ये पूछा कि उनकी लड़ाई किसके अगेंस्ट थी, वो लड़ाई अंग्रेजों के अगेंस्ट थी या किसी और के अगेंस्ट थी, तब उन्होंने बताया कि उस समय में उनकी लड़ाई बर्मा देश के राजा के अगेंस्ट थी। बर्मा ने उनके राज्य पर चढ़ाई कर उनकी काफी जमीन हथिया ली, जिसकी वजह से उस समय में वो असम राज्य में रहते थे, जो आज की डेट में असम है, उस जगह पे कहीं पर रह रहे थे। वो अपनी फौज बढ़ा रहे थे। वो अंग्रेजों के साथ भी कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी मदद से वो अपने राज्य को वापस प्राप्त कर सके। इसीलिए उनको कई बार छोटी छोटी झपटों में जाना पड़ता था, छोटी छोटी लड़ाइयों में इन्वॉल्व होना पड़ता था, ताकि वो छोटी छोटी लड़ाइयां लड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन जीत सकें। उनका कहना यह था कि वो पिछले 4 से 5 साल से इन लड़ाइयों में इन्वॉल्व थे, क्योंकि पिछले 4 से 5 साल से बर्मा ने उनके राज्य की काफी सारी जमीन हथिया रखी थी। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम गंभीर सिंह बताया। जी हाँ, राजा गंभीर सिंह। और उस जगह का नाम, जिस जगह के वो राजा थे, उस जगह का नाम मणिपुर। उन्होंने अपने पिता का नाम भी बताया, राजा भाग्यचंद। आगे उन्होंने अपनी माँ का नाम बताया, रानी खुमोंग। इसके अलावा उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में बताया, जिनका नाम था रानी कुमुदिनी। और उनमें से जो एक सक्सेसर होते हैं, जो बेटा आगे जाकर राजा बनता है, उसका नाम था राजा चंद्र कीर्ति सिंह। अब इतना सारा नेविगेट करने के बीच में उनको कभी पीछे लेके जाया जाता है, कभी आगे लेके जाया जाता है। उनसे ये भी पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, कब हुई थी। तो वो अपनी मृत्यु के बारे में बताते हैं कि उनकी मृत्यु तकरीबन सन 1834 या 35 में हुई थी। इतना कंफर्म नहीं हो पाते, पर वो 34-35 ही बता पाते। यानी कि उनकी उस समय में उम्र भी ज्यादा नहीं थी, तकरीबन 45-46 साल के थे वो अपने महल के बारे में बताते हैं, वो अपने पूरे हुजूम के बारे में बताते हैं, महल के अंदर कितने दास हैं, कितनी दासियां हैं, वो सब बताते हैं। वहाँ की चकाचौंध के बारे में बताते हैं, वहाँ के उनके रहन सहन के बारे में बताते हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था, जिस सवाल को लेकर हम पीछे गए थे, वो सवाल का जवाब जब वो देते हैं तो वो खुद रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। पर उस सवाल के बारे में वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे, अपनी टीन एज में थे, तकरीबन 14 से 15 साल के थे, तो उस समय में उनके राज्य में एक मंत्री हुआ करते थे जिनकी बेटी का नाम इरीमा था। वो उस इरीमा को बहुत पसंद करते थे, इरीमा भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। उस छोटी सी बाली सी उम्र में वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। उस दौरान उन्होंने इरीमा से कहा था कि बड़ा होकर मैं तुमसे शादी करूंगा, पर वो शादी नहीं हो पाई। जी हाँ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, जैसे जैसे वो अपने राज्य के कामों में उलझते गए, जैसे जैसे वो आगे की रणनीतियों में इन्वॉल्व होते गए, अपने राज्यों के कामों में व्यस्त होते गए, वैसे वैसे वो अपने उस प्यार को, उस लड़की को भूलते चले गए। वो भूल ही गए थे कि उन्होंने रीमा को कभी ये वादा किया था कि वो उससे शादी करेंगे। आगे जाके उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी राजकुमारी कुमुदिनी से होती है और उनसे उन्हें कई बच्चे भी होते हैं, पर आगे कहीं और कुछ उनको याद ही नहीं रहता। इरीमा को तो जैसे वो भुला सा देते हैं। इरीमा को भुलाने का कारण ये भी होता है क्योंकि वो जैसे जैसे उम्र में बड़े होते रहते हैं, वैसे वैसे राज्य के कामों में व्यस्त होते रहते हैं, वैसे वैसे लड़ाइयों में इन्वॉल्व होते रहते हैं, वैसे वैसे वो बर्मा के किए हुए आक्रमण की वजह से बहुत इन्वॉल्व रहते हैं राज्य के कामों में। उसके अलावा उसे वापस अपने राज्य को, खोई हुई जमीन को प्राप्त करने के कामों में, तो वो उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होकर रह जाते हैं। रीमा को तो बिल्कुल भुला ही देते हैं। जब हम उनको और नेविगेट करते हैं तो वो देखते हैं कि एक समय पर आकर वो रीमा को राज्य के कामों में इन्वॉल्व हुए भी देखते हैं, पर साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि रीमा ने कभी शादी नहीं की। उन्हें आगे जाकर ऐसा भी महसूस होता है कि उसी इरीमा के दिए हुए श्राप की वजह से या एक कर्ज की वजह से, उसको दिए गए उस वादे की वजह से वो कभी भी शादी नहीं करती है, और शायद वही कर्ज आज उनके साथ उनकी इस जिंदगी में जुड़ा हुआ था। कोशिश तो बहुत की उन्होंने शादी करने की, पर उनकी शादी कभी हो नहीं पाई।
शायद ये वही इरीमा का दिया हुआ कर्ज था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, पर हाँ इस बात को वो मानते हैं कि क्योंकि उन्होंने इरीमा को वादा किया था और उसके साथ शादी नहीं की, उसकी कभी सुध भी नहीं ली, तो उन्हें इस चीज़ का यकीन था कि शायद यही वो कर्ज है जिस वजह से आज उनकी शादी नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं जब हम अपना पास्ट लाइफ करवाते हैं तो जान पाते हैं कि क्या वो कारण था जिस वजह से हमारी कोई चीज़ रुकी हुई है, क्या वो कारण था जिस वजह से आज हम कोई परिस्थिति को झेल रहे हैं, क्या वो कारण था जिस वजह से हम आज कोई दर्द अपने साथ लिए हुए बैठे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके जवाब हमें पास्ट लाइफ से मिलते हैं, क्योंकि जो हमारे भाग्य में अगर लिखा गया है तो वो लिखा हमारे कर्मों की वजह से जाता है। पर वो ऐसा कौन सा कर्म था, ऐसा क्या किसके साथ हमने किया था, ये सब हम अपनी पास्ट लाइफ से जान सकते हैं। तो अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं, अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थिति को झेल रहे हैं, तो आप भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं। आप भी जान सकते हैं कि आपने ऐसा गलत क्या किया था, किसके साथ किया था, किससे आपको माफ़ी मांगनी है, क्या आपको करना है ताकि आप भी इस परिस्थिति से बाहर निकल सकें, आप अपनी दुख तकलीफ परेशानी का कारण जान सकें और उस पर कैसे काम किया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी को कैसे सुधारा जा सकता है। ये सब आप जान सकते हैं अगर आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएंगे तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपको ये समझा भी रहा होगा कि हमारे किए गए पुराने कर्म, चाहे वो किसी भी उम्र में किए गए हों, चाहे वो किसी भी मंशा से किए गए हों, और अगर हमने कोई वादा किसी को किया है और अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो उस वादे को पूरा करने से पहले हम आगे नहीं बढ़ पाते। उसी फील्ड में जाकर, उसी परिस्थिति में जाकर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं। और अगर उसे ठीक करना है तो हमें भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए। हमें भी जानना ज़रूरी है कि हमने क्या गलतियाँ की थी और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग